वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं आपके बीच में आज फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, जो कि रिलेटेड होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो हमने लास्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब उससे के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम जो है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक जो है बने रहना, और साथ के साथ अपने आप को टेस्ट करना कि आप लोग कितना क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो हमने लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 40 जो है डिस्कस किया था। तो अब दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कौन से लाभ हैं? तो इसमें है पहला, इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और इसे उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। दूसरा है, यह विधि दूसरों से अधिक खर्चीली है। तीसरा है, यह एक कठोर प्रणाली है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा है, इस विधि के द्वारा बाहरी अध्ययन केंद्रों से संपर्क नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है सही उत्तर इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और उसे उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगा और उसको हाई क्वालिटी उच्च कोटि का उसको बनाया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। क्योंकि आमने सामने जब बात होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, अनुदेशन होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो पहला है व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु, दूसरा है व्यक्तिगत अनुदेशन में नहीं, तीसरा है किसी विवाद के निपटारे के लिए, और चौथा है व्यवहारिक निर्णय लेने के लिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से पब्लिक कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है? पहला है भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप में आमने सामने रहकर करना। दूसरा है संदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। तीसरा है लोक संप्रेषण की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। और चौथा, विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक प्रसार करना। ठीक है, तो आपको बताना है सही उत्तर इसका। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जन जन तक संचार करने की बात हो रही है, प्रसार करने की बात हो रही है मनोरंजक गतिविधियों के द्वारा। तो यही जो है संचार माध्यम का जो है उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 43। ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्राफ का प्रयोग केवल धार्मिक स्थलों को दिखाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है ग्राफ का प्रयोग तथ्यों और विचारों को मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल जो है जो उत्तर सेकंड है वो सही है। क्योंकि यहाँ पर जो हम ग्राफ है उसका यूज़ क्या करते हैं, हम अगर किसी क्वांटिटी को दिखाना चाहे, कोई तथ्य है, कोई फैक्ट्स हैं, जनसंख्या है या किसी भी प्रकार के अदर फैक्ट्स हैं, सैलरी है, उनको अगर हमें दिखाना है मात्रात्मक रूप में कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, ना कि धार्मिक स्थलों को दिखाने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आमने सामने अंतःक्रिया संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निर्वैयक्तिक संप्रेषण संचार का प्रकार है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी केवल फर्स्ट इसमें सही। क्यों, जो निर्वैयक्तिक संप्रेषण है इस प्रकार का कोई भी संप्रेषण मैंने नहीं बताया था। ठीक है ना, जो संप्रेषण के प्रकार बताए थे उसमें निर्वैयक्तिक संप्रेषण नाम का कोई भी प्रकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है
किस प्रकार के संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, समूह चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है? तो इसमें पहला है स्पर्श संपर्क संप्रेषण, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, मौखिक संप्रेषण और वाणी संप्रेषण। ठीक है, तो आपको बताना है कि परिचर्चा वगैरह किस में होती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मौखिक जो संप्रेषण यानी ओरल जो कम्युनिकेशन है उसी में क्या होता है, आपका वार्ता भी होती है, चर्चा भी होती है, सामूहिक चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर भी किए जाते हैं। तो ये ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, आगे है पूर्वाग्रह, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा आपूर्ति जिज्ञासाएं इत्यादि किस प्रकार की संचारिक भाषाओं के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो पहला है समाचार पत्र संबंधी बाधाएं, दूसरा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तीसरा है शोर एवं भाषा संबंधी बाधाएं, और चौथा है भौतिक बाधाएं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। यानी कि जो अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें अगर किसी भी प्रकार से जो पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडाइज हैं हम किसी चीज़ के लिए, या ज़रूरत से अधिक उस हमारी चिंताएं हैं, तो हम क्या करेंगे उस प्रकार सही से जो है अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हमारी जो बातचीत होगा उसका जो कंटेस्ट है वो बदल जाएगा। क्योंकि ये क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से जो है इसको ये एक तरह की बाधाएं हैं जो कि दिमाग के अंदर फिट हो जाती हैं पहले से ही। तो ये पहले से ही जब दिमाग के अंदर फिट होती हैं तो आदमी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस के का प्रयोग प्राय किस विषय के शिक्षण को उन्नत बनाए रखने के काम आता है? तो पहला है ऐतिहासिक शिक्षण, दूसरा है सामाजिक शिक्षण, तीसरा है जीव विज्ञान और चौथा है भूगोल। ठीक है, तो इसका तो बहुत सरल उत्तर है, जाहिर सी बात है कि इसका भूगोल सब्जेक्ट को उत्तम बनाने के लिए एटलस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रमित अध्ययन की कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं? ठीक है, तो पहला है सक्रिय सहभागिता, दूसरा है प्रगति का तुरंत भंडार, तीसरा है स्वयं मूल्यांकन और चौथा है अनुकूल ज्ञान का भंडार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिक्रमिक अध्ययन या अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, यानी इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अभिक्रमिक अनुदेशन आपने सुना भी होगा इसके बारे में, सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है कि जब जो है किसी भी कंटेस्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, और इसमें क्या होता है सभी की जो है वो एक तरह से की सहभागिता होती है, साथ के साथ इसमें जो बच्चों से रिस्पॉन्स आता है, जो आपका प्रतिक्रिया आती है, अनुक्रिया आती है, तो उस अनुक्रिया को तुरंत जो है वो करेक्ट भी कर लिया जाता है, सही कर लिया जाता है, यानी कि उसी टाइम उसका मूल्यांकन भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अभिक्रमिक अनुदेशन में आपकी सहभागिता भी होती है, प्रगति जो है कितनी हो रही है बच्चों की उसका भी ज्ञान होता है, और स्वयं का मूल्यांकन भी होता है। केवल जो ऑप्शन डी है ये इसके अंतर्गत नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन सा है? पहला है डायग्राम और स्केच, दूसरा है पोस्टर, और तीसरा है संचयी आवृत्ति रेखा चित्र, और चौथा है बार डायग्राम। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी यानी पोस्टर, क्योंकि जो पोस्टर होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं संदेश देने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो वहाँ पर पोस्टर लहराए जाते हैं, और पोस्टर जो है किस प्रकार से सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं, तो शक्तिशाली माध्यम माना जाता है पोस्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट है किस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला है लिखित संप्रेषण, दूसरा है मौखिक संप्रेषण, तीसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, और चौथा है शाब्दिक संप्रेषण। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, कौन सा होगा? अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है। नेक्स्ट है संप्रेषण या कम्युनिकेशन का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे के साथ चलना, साथ साथ काम करना या कक्षा में बैठना। तो इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो मैंने बताया था ना कि
कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मतलब है परस्पर सूचनाओं, तथ्यों, विचारों के आपस में आदान प्रदान करना, एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड फैक्ट्स, ठीक है ना, एंड नॉलेज। तो ये सब आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश हो सकता है। पहला है लिखित अथवा मौखिक संदेश के रूप में, दूसरा है केवल लिखित संदेश के रूप में, तीसरा है केवल मौखिक रूप में, और चौथा है केवल चक्षु संपर्क और मुख मुद्राओं के रूप में। तो आपको बताना है कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश किस रूप में हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है संकेतों के रूप में संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है जब संदेश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला है संदेश का स्रोत, दूसरा है संदेश का माध्यम, तीसरा है पृष्ठपोषण और चौथा है संदेश ग्रहणकर्ता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों पृष्ठपोषण, क्योंकि वो कह रहा है कि जो संदेश देने वाला व्यक्ति है वो प्राप्त करने के पश्चात वापस जो है संदेश प्रेषित करता है, तो इसका मतलब उसने क्या दिया, अपना पृष्ठपोषण या फीडबैक दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फीडबैक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित तथा विकसित होते हैं। दूसरा, संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में ऐसे गुथी हुई है कि बिना संचार के सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है कथन इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो है दोनों ही जो उत्तर है अपने आप में सही है। ये सोशलाइजेशन के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन, और मानवीय जो संबंध है इससे स्थापित होते हैं, और दूसरा ये सामाजिक संरचना में एक तरह से घुला हुआ है क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन वही क्वेश्चन आ गया, अभिक्रमिक अनुदेशन। तो अधिगम को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। दूसरा, यह स्वयं अनुदेशन या स्वयं अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रविधि। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसको क्या कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, और ये स्वयं के अधिगम के या लर्निंग के लिए एक महत्वपूर्ण विधि। तो दोनों ही इसमें सही होता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है हमें क्या करना है, यहाँ पर सुमेल करना है कि कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कौन किससे मैच करेगा। तो सबसे पहले है इसमें ADA पास्कल, दूसरा है CAI, तीसरा है CMI और चौथा है मुख्य फ्रेम कंप्यूटर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए जो मुख्य फ्रेम कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो आपने इसके बारे में तो कई बार सुना होगा। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर का भाग है, यानी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं ना, मेन फ्रेम होता है और क्या क्या होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कई प्रकार के होते हैं। तो जो है वो ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। अब है पास्कल ADA। तो जो पास्कल ADA है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग के लिए होती है लैंग्वेज यूज। अब उसके बाद है CAI। तो CAI जो होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंप्यूटर के द्वारा जो असिस्ट किया जाता है ऐसा इंस्ट्रक्शन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आप इसमें से देख लीजिए थर्ड या फोर्थ में से कौन सा होगा इसमें। तो जो दोस्तों कंप्यूटर असिस्ट होगा वो होगा आपका ये वाला कंप्यूटर सहायक शिक्षण, ठीक है। अब नेक्स्ट है CMI, जिसमें है कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो मैनेज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा आपका कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारे चारों ऑप्शन हमने मैच करवा दिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है। दूसरा है लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो लोक संप्रेषण की बात हो रही है, पब्लिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से असंख्य लोगों तक पहुँचाई जाती है बात, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कह रहा है कि लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है जब हमें कम्युनिकेशन करना है तो लिखित भी मौखिक भी सभी प्रकार की सामग्री की जरूरत होगी। लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का ही एक प्रकार है। तो इसका बताइए कि इसका क्या होगा। तो ये गलत है, क्योंकि पब्लिक जो लोक संप्रेषण है वो शैक्षिक संप्रेषण के एक प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टैप रिकॉर्डर का प्रयोग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरा है टैप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। और तीसरा है टैप रिकॉर्डर केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला है कि टैप रिकॉर्डर का प्रयोग निदान उपचारात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और टैप रिकॉर्डर जो है वो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तीसरा है वो गलत है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, एक बार हम देख लेते हैं कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, और अगर उनसे कोई समस्या आ रही है तो उनसे उन समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। तो उस समस्या जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में उसे समझने में दिक्कत आ रही, क्यों नहीं वो समझ पा रहा, इसका पता करना ही क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस टेस्ट, यानी डायग्नोस करना, पता लगाना बीमारी का। और उसके बाद जो है उसको जो है फाइनली जो है उसके अब सही करने के लिए क्या नई तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसका उपचार करना क्या कहलाता है, आपका उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है ना, तो ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान का केंद्रित ना हो पाना कौन सी संप्रेषण बाधा है। ठीक है, तो ये पहला है संवेग तथा भावनात्मक बाधा, दूसरा है भौतिक बाधा, तीसरा है पूर्व आनुभविक बाधा, और चौथी है भाषाई बाधा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो वातावरण में अगर कोई दिक्कत है, खराब स्वास्थ्य है, तो ये सब क्या है, आपके भौतिक बाधाएं हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, अगर शोर शराबा होगा तो कहाँ से कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, तो आप जानते हैं ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें है टेलीविजन देखते समय कमरे में होना आवश्यक है। अधिक प्रकाश का बल्ब, दूसरा है अंधकार, तीसरा कम प्रकाश, और चौथा है प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी कम मात्रा में हो लेकिन प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर अंधेरा होगा तो उससे आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, अधिक तीव्रता का जो बल्ब है उससे भी आंखों में इफेक्ट पड़ेगा, और प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसका मतलब तो वही एक तरह से अंधकार ही हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट है वीडियो डिस्क संप्रेषण के क्षेत्र में एक नवीन खोज है, इस प्रणाली में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला है वीडियो डिस्क प्लेयर, दूसरा है वीडियो डिस्क, तीसरा है वीडियो टेक्स्ट, और चौथा है टेलीविज़न सेट। ठीक है, यानी कि जो वीडियो डिस्क कम्युनिकेशन है उसमें हमें बताना है कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वीडियो टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी जो है और प्लेयर भी चाहिए, डिस्क भी चाहिए, और टेलीविज़न भी चाहिए, सब चीज़ इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है।
तो पहला है 12 प्रकार से, दूसरा है 28 प्रकार से, तीसरा है 9 प्रकार से और चौथा है 3 प्रकार से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 प्रकार से। ठीक है, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो मेनली 3 प्रकार से आयोजित हो जाती है, जैसे जिसमें आता है आपका, एक तो होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा होता है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तीसरा होता है वेब बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 मुख्य प्रकार से टेली कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमुद्रित चार्ट वे चार्ट होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं जिनका मुद्रण किसी मुद्रालय द्वारा किया जाता है। अमुद्रित चार्ट मतलब वे चार्ट होते हैं जो पहले से बने होते हैं और जिनका मुद्रण किसी मुद्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रित चार्ट किसी व्यक्ति के हाथ से बनाए जाते हैं और जिनका कक्षा में सीधा उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि जो मुद्रित चार्ट है वो हाथ से नहीं बनाया जाता बल्कि वो प्रिंट होता है। ठीक है ना, और उसके बाद ये कह रहा है अमुद्रित चार्ट होते हैं जो पहले से बने होते हैं, पहले से जिनका कि मुद्रण किसी मुद्रालय के द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अमुद्रित चार्ट है वो हाथ से तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 65। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा, शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों संकेतों के द्वारा दूसरे के सक्षम प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, केवल इसमें दूसरा उत्तर सही है। ठीक है, क्योंकि जिसमें वो बता रहा है कि लिखित और वाणी दोनों रूपों में जो है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि सदैव, पहले ऑप्शन वो कह रहा है कि सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो ये चीज़ सही नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ हमेशा सदैव या ऑलवेज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रमिक अध्ययन यानी अभिक्रमिक अन्वेषण की ही बात कर रहा है वो, कि विशेषताओं में कौन सी विशेषता असत्य है। तो पहला है प्रारंभिक व्यवहार, दूसरा है सक्रिय सहभागिता, और तीसरा है हैंडआउट, और चौथा है प्रगति का तुरंत ज्ञान। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अभिक्रमित अन्वेषण जो है वो ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हैंडआउट, यानी हैंडआउट इसका कोई भी विशेषता इसकी नहीं है। बाकी जो है प्रारंभिक जो है व्यवहार भी उसमें देखा जाता है, सक्रिय उसकी बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, और प्रगति बच्चों की उसका भी ज्ञान जो है उसमें तुरंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक एक मुद्रित सामग्री है जिसका प्रयोग शिक्षक कई प्रकार से करता है। निम्न में से कौन पुस्तकों के प्रकार नहीं है? तो पहला है पूरक पुस्तकें, दूसरा है सामान्य पुस्तकें, तीसरा है प्रारंभिक पुस्तकें और चौथा है संदर्भ पुस्तकें। तो हमें बताना है कि कौन से टाइप की पुस्तकें नहीं होती। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्रारंभिक पुस्तकें इस प्रकार से कोई भी पुस्तक नहीं होती है। बाकी आपका जो जो है प्राइमरी जो पूरक पुस्तकें हैं वो होती हैं, जनरल जो है बुक्स होती हैं, और रेफरेंस बुक्स जो है वो भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव एवं पूर्व कार्य स्थिति, पूर्व कार्य वातावरण, ये किस प्रकार की बाधा है, बैरियर है? पहला है पृष्ठभूमि बैरियर यानी कि बैकग्राउंड बैरियर, आपका सामाजिक बाधा सोशल बैरियर, भौतिक बाधा फिजिकल बैरियर, या मनोवैज्ञानिक बाधा साइकोलॉजिकल बैरियर। तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार के बैरियर हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी कि पृष्ठभूमि बाधा या बैकग्राउंड, क्योंकि जो है वो पूर्व अधिगम यानी जो पहले जो है क्या पढ़ाई की है, या सांस्कृतिक जो भेदभाव है, पूर्व कार्य स्थिति वाला पहले कौन सा काम करते थे, या पूर्व का वातावरण किस प्रकार था, तो ये सब आपका बैकग्राउंड किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है?
पहला है संदेश, दूसरा है संदेश का स्रोत, तीसरा है संप्रेषण संदर्भ और चौथा है संदेश ग्रहणकर्ता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संदेश ग्रहणकर्ता, क्योंकि वो कह रहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करना, तो प्राप्त करना ग्रहणकर्ता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है श्रव्य साधनों में आवाज़ के द्वारा समस्त सूचनाएं प्रदान की जाती है जो सुनने वालों की कल्पना शक्ति को दीप्त करती है यानी स्टिमुलेट करती है। और दूसरा है टेप रिकॉर्डर, भाषा वार्ता, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन आदि महत्वपूर्ण श्रव्य साधनों के माध्यम। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ये जो भी माध्यम है लिंगुआ फोन, रेडियो, ग्रामोफोन, ये श्रव्य साधन है, मैं आपको बता चुका हूँ। और श्रव्य साधनों में जो है उनके द्वारा जो है वो समस्त सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और जो सुनने वाले हैं उनकी जो कल्पना शक्ति है उसको क्या करता है, वो स्टिमुलेट करते हैं श्रव्य साधन। तो ये बात भी बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों ही उत्तर बिल्कुल सही। ठीक है, तो इतना काफ़ी है दोस्तों आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से जो है क्लास को सुना और थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।